गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमारा सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट, ये डी फार्म के लिए है। आज हम इसमें कुछ डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये आपका टॉपिकल एजेंट्स से लिया गया है। मेनली इसमें क्लास है टॉपिकल एजेंट्स में एंटी माइक्रोबियल। तो ये जो क्वेश्चन लिया गया है एंटी माइक्रोबियल से लिया गया है। इसमें आपको बताना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में गिव द मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ एंड मेडिसिनल यूजेस ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, जो भी कंपाउंड्स आपके दिए गए हैं इसमें आपको बतानी है उनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ में आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों मेंशन करनी है। देन उसके बाद मेडिसिनल यूजेस। ठीक है, यहाँ पे 6 कंपाउंड्स दिए गए हैं, कोई से भी इसमें से 4 कंपाउंड्स आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट कंपाउंड है इसमें पोटेशियम परमैंगनेट। इसका फॉर्मूला है KMnO4 और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो है 158 ग्राम पर मोल। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्या है, फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन पोटेशियम परमैंगनेट की ऑन लार्ज स्केल पोटेशियम परमैंगनेट इज प्रिपेयर्ड बाय mixing a solution of potassium hydroxide with powdered manganese oxide and potassium chlorate. The mixture is boiled, evaporate to yield the residue, which is heated in iron pan until has acquired paste consistency. पोटेशियम परमैंगनेट को बनाने के लिए सबसे पहले हमें 3 चीज़ें चाहिए, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड और पोटेशियम क्लोरेट। ठीक है, इन तीनों को मिक्स करने के बाद हमें क्या करना है, इस मिक्सचर को बॉईल करना है। ठीक है, बॉईल करना है, एवेपोरेट करना है। एवेपोरेट करने से एक रेजिड्यू मिलेगा, उस रेजिड्यू को हमें एक आयरन पैन, ठीक है, आयरन पैन यानी लोहे के बर्तन में उसको हीट करना है। हीट करने से एक पेस्ट फॉर्म होगा। ठीक है, पेस्ट फॉर्म होगा वो आपका पोटेशियम मैग्नेट का। सेकंड, जो पोटेशियम मैग्नेट है, जो इसका ग्रीन मास बना है, जो पेस्ट फॉर्म बनी है वो पोटेशियम मैग्नेट की बनी है। ठीक है, अब पोटेशियम मैग्नेट में हम क्या करेंगे कि उसमें या तो क्लोरीन गैस को पास करें या कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करें। ठीक है, तो क्लोरीन या कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करने से क्या होगा कि जो आपके मैग्नेट है वो परमैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। जो पोटेशियम परमैंगनेट है, पोटेशियम परमैंगनेट को बनाने के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड और पोटेशियम क्लोरेट। ठीक है, इन तीनों के मिक्सचर को हमें बॉईल करना है, इवेपोरेट करना है, उसका एक रेजिड्यू मिलेगा। उस रेजिड्यू को हमें एक आयरन पैन में हीट करना है। आयरन पैन में हीट करने से हमें एक पेस्ट मिलेगा उसका पोटेशियम मैग्नेट का। उस पोटेशियम मैग्नेट में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड या क्लोरीन गैस पास करते हैं तो जो मैग्नेट के आयंस होते हैं वो परमैग्नेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, नीचे केमिकल रिएक्शन है उसकी, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटेशियम मैग्नेट दैट इज K2MnO4। ये क्या है, पोटेशियम मैग्नेट है। जब हमने इसमें क्लोरीन गैस पास की तो जो मैग्नेट के आयंस है वो परमैग्नेट में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है पोटेशियम परमैंगनेट का डिस्क्रिप्शन। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसमें डार्क और ब्राउनिश ब्लैक ग्रेन्यूल्स। जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है वो डार्क पर्पल और ब्राउनिश ब्लैक ग्रेन्यूल्स का होता है, ऑर्डरलेस होता है, कोई इसका ऑर्डर नहीं होता और ये कोल्ड वाटर में सॉल्युबल होता है, लेकिन बॉइलिंग वाटर में आसानी से सॉल्युबलाइज हो जाता है। इसका टेस्ट जो होता है वो स्वीट और एस्ट्रिंजेंट टेस्ट होता है इसका, और ऑर्गेनिक मैटर और ऑर्गेनिक सब्सटेंस के कांटेक्ट में आते ही पोटेशियम परमैंगनेट डिकम्पोज होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है पोटेशियम परमैंगनेट की केमिकल प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट दैट इज KMnO4 को हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं, हाई टेम्परेचर इन द सेंस 240 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 240 डिग्री सेल्सियस दैट इज हाई टेम्परेचर पर अगर उसको हीट करते हैं तो ये पोटेशियम परमैंगनेट डिसइंटीग्रेट होने लगता है। ठीक है, मतलब डिसइंटीग्रेट होने लगता है पोटेशियम मैग्नेट में, मैग्नीज ऑक्साइड में, ऑक्सीजन में। ठीक है,
तो पोटेशियम परमैंगनेट को अगर हम हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो वो डिसइंटीग्रेट होने लगता है पोटेशियम मैग्नेट में, मैग्नीज ऑक्साइड में और ऑक्सीजन में। सेकेंड पॉइंट है केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कि पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसको सबसे पहले हम HCl 6 मोल्स ऑफ HCl है यहाँ पे, तो ये क्या कह रहा है कि जब हम पोटेशियम परमैंगनेट को एसिडिफाई कर लेते हैं विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, तो जब हम पोटेशियम परमैंगनेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ एसिडिफाई कर लेते हैं, देन उसके बाद फिर उसको ट्रीट करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड से, ठीक है, तो जो वॉयलेट कलर है, वॉयलेट कलर प्रोड्यूस होता है और सल्फर के क्रिस्टल भी प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टीज़ में क्या है कि सबसे पहले हम पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो पोटेशियम परमैंगनेट का एसिडिफाइड सॉल्यूशन एसिडिफाई कैसे करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, ठीक है। तो पोटेशियम परमैंगनेट को सबसे पहले हम एसिडिफाई करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, देन उसके बाद उस सॉल्यूशन को हम ट्रीट करेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड से, तो सल्फर के क्रिस्टल्स, सल्फर का जो प्रेसिपिटेट है वो मिल जाता है और वायलेट कलर डिसअपियर हो जाता है। थर्ड प्रॉपर्टी है कि सबसे पहले पोटेशियम परमैंगनेट है, पोटेशियम परमैंगनेट को हम एसिडिफाई करेंगे किसके साथ में, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, ठीक है। ऊपर हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया था सेकंड प्रॉपर्टी में, थर्ड प्रॉपर्टी में हम लेंगे यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट को हमने लिया था, पोटेशियम परमैंगनेट को हमने सबसे पहले एसिडिफाई किया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, देन उसके बाद ट्रीट करते हैं उसको हाइड्रोजन परऑक्साइड से, ठीक है। तो जो पोटेशियम परमैंगनेट का कलर है, ठीक है, जो पोटेशियम परमैंगनेट का कलर है वो डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या है कि जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसको हम सबसे पहले एसिडिफाई करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, देन उसके बाद अगर हम उसको हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं तो जो पोटेशियम परमैंगनेट का कलर है वो डिस्चार्ज हो जाता है। फोर्थ पॉइंट है केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कि जब पोटेशियम परमैंगनेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ट्रीट किया जाता है, जब पोटेशियम परमैंगनेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ट्रीट किया जाता है तो क्लोरीन गैस इवॉल्व होती है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में क्या कह रहा है कि जब पोटेशियम परमैंगनेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ट्रीट किया जाता है तो क्लोरीन गैस निकलती है, ठीक है। लास्ट पॉइंट है पोटेशियम परमैंगनेट को अगर हम फेरस सॉल्ट के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है। फिर लास्ट पॉइंट में क्या कह रहा है कि जब पोटेशियम परमैंगनेट है उसको एसिडिफाई करेंगे सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, फिर उस एसिडिफाइड सॉल्यूशन को अगर हम फेरस सॉल्ट के साथ ट्रीट करते हैं तो जो फेरस सॉल्ट है वो फेरिक सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट में क्या कह रहा है कि जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसको अगर हम एसिडिफाई कर लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, देन उसको ट्रीट करते हैं फेरस सल्फेट के साथ, तो जो फेरस के आयंस हैं वो फेरिक में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। नेक्स्ट है स्टोरेज कंडीशन, पोटेशियम परमैंगनेट की स्टोरेज कंडीशन। इट शुड बी स्टोर्ड इन अ टाइटली क्लोज कंटेनर। जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसको हमें ठीक से बंद पात्र में स्टोर करना चाहिए। देन उसके बाद उसके यूजेस हैं, इट इज़ यूज्ड इन माउथ वॉशेस एज एंटीसेप्टिक एंड इन क्लीनिंग अल्सर्स, ठीक है। तो जब पोटेशियम परमैंगनेट को हम माउथ वॉशेस में यूज़ करते हैं तो वो एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है और इसको हम अल्सर्स को क्लीन करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है इट इज़ यूज्ड एज एन एंटीडोट इन केस ऑफ पॉइजनिंग बाय बार्बिचुरेट्स, ठीक है। तो जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो एंटीडोट की तरह भी काम करता है बार्बिचुरेट पॉइजनिंग के केस में, ठीक है। थर्ड पॉइंट है यूज्ड एज एनालिटिकल रिएजेंट्स। एनालिटिकल रिएजेंट्स की तरह भी यूज़ होता है आपका पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। ये हो गए आपके पोटेशियम परमैंगनेट कंप्लीट। सेकेंड कंपाउंड है आपका क्लोरीनेटेड लाइम, दैट इज CaOCl2, ठीक है, CaOCl2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ये फॉर्मूला जो सामने लिखा है Ca इन ब्रैकेट OCl ब्रैकेट क्लोज Cl, ठीक है, इस तरह से भी ले सकते हैं। तो क्लोरीनेटेड लाइम को हम लोग ब्लीचिंग पाउडर भी
बोल सकते हैं। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्या है इसकी, द स्लैक्ड लाइम। स्लैक्ड लाइम के किसको कह रहे हैं हम यहाँ पे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम कह रहे हैं यहाँ पे स्लैक्ड लाइम is spread on the slabs in a suitable container and the chlorine gas is introduced at the top of the chamber and then allowed to pass through the content of the slabs. This is usually carried out at 25 degrees C when absorption of chlorine gets completed. ठीक है, जो क्लोरिनेटेड लाइम है और ब्लीचिंग पाउडर है, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए स्लैग्ड लाइम, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जो एक सुटेबल कंटेनर होता है जिसमें स्लैब्स लगी हुई होती हैं, ठीक है, स्लैब्स मतलब अलमारी। ठीक है, तो जो कंटेनर है उसमें स्लैब्स लगी हुई हैं, उन स्लैब्स पर जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्प्रेड कर देते हैं, फैला देते हैं, फिर उसके बाद उसके टॉप से, कंटेनर के टॉप से मतलब जो ऊपर का हिस्सा है वहाँ से जब उसमें क्लोरीन गैस को इंट्रोड्यूस करते हैं तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट कर क्लोरीनेटेड लाइम बनाता है। ठीक है, ये क्लोरीनेटेड लाइम की मेथड ऑफ प्रिपरेशन है और इसमें जो टेम्परेचर मेंटेन रहता है वो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन रहता है। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन समझ आई। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जो आपका स्लैग्ड लाइम है दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसको हम एक कंटेनर जिसमें स्लैब्स लगी हुई हैं उन स्लैब्स पर फैला देंगे, स्प्रेड कर देंगे। देन उसके बाद कंटेनर के टॉप से हम क्लोरीन गैस को इंट्रोड्यूस कराएंगे। ठीक है, तो वो क्लोरीन गैस क्या करेगी कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैब्स पर स्प्रेड है, ठीक है, तो वो क्लोरीन गैस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर क्लोरीनेटेड लाइम बनाती है। ठीक है, इसमें जो टेम्परेचर मेंटेन रहता है वो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन रहता है। ठीक है, जब आप क्लोरीन गैस को पास कराते हैं चैम्बर में तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि स्लैब्स पर फैला हुआ है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, ये इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। नेक्स्ट है क्लोरीनेटेड लाइम का डिस्क्रिप्शन। फर्स्ट पॉइंट है इट इज डल वाइट पाउडर। ठीक है, जो क्लोरीनेटेड लाइम होता है वो डल वाइट पाउडर के फॉर्म में होता है। ऑर्डर इसका करेक्टरिस्टिक्स होता है। सॉल्युबिलिटी में क्या है कि ये वाटर में सॉल्युबल होता है लेकिन एल्कोहल में इनसॉल्युबल होता है। लास्ट पॉइंट है व्हेन इट कांटेक्ट विद एयर इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर। जब ये एयर के कांटेक्ट में जाता है तो ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट है क्लोरीनेटेड लाइम की केमिकल प्रॉपर्टीज ऑन एडिंग डाइल्यूट एसिड्स हाइपोक्लोरस एसिड इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो जो ब्लीचिंग पाउडर है, जो क्लोरीनेटेड लाइम है, अगर उसको हम सल्फ्यूरिक एसिड इन द सेंस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर उसको ट्रीट करते हैं तो हाइपोक्लोरस एसिड फॉर्म होता है। ठीक है, ये क्लोरीनेटेड लाइम का डिस्क्रिप्शन और उसकी एक केमिकल प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट है स्टोरेज कंडीशन क्लोरीनेटेड लाइम की। इट इज प्रिजर्व इन अ वेल क्लोज कंटेनर एंड केप्ट इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस। जो क्लोरीनेटेड लाइम है उसे हमें ठीक से बंद पात्र में स्टोर करना चाहिए और उसे हमें ठंडे और सूखे स्थान पर रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है इसके यूजेस क्लोरीनेटेड लाइम के। फर्स्ट यूज है इट इज़ यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट। तो जो क्लोरीनेटेड लाइम है उसको हम डिसइंफेक्टेंट की तरह भी यूज कर सकते हैं, मेनली नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। सेकेंड पॉइंट है यूज टू प्योरीफाई ड्रिंकिंग वाटर। जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको प्योरीफाई करने के लिए हम लोग क्लोरीनेटेड लाइम और ब्लीचिंग पाउडर का यूज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है इट ड्यू टू इट्स ब्लीचिंग एक्शन इट इज यूज टू रिमूव डाई फ्रॉम द स्किन। जो क्लोरीनेटेड लाइम का ब्लीचिंग एक्शन है, ठीक है, उसको हम लोग डाई, जो स्किन पर डाई होती है, उसको रिमूव करने के लिए यूज कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है क्लोरीनेटेड लाइम के यूज का, यूज्ड एज हाउस होल्ड ब्लीच। जो गृहस्थी ब्लीच होती है घरेलू कामों में, ठीक है, तो उसमें भी हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड है जिंक क्लोराइड, दैट इज ZnCl2। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड है जिंक क्लोराइड, दैट इज ZnCl2। इसको हम बोल सकते हैं अदर लैंग्वेज में बटर ऑफ जिंक। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्या है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग ऑफ मेटेलिक जिंक विथ कंसनट्रेटेड HCl अंटिल एवोल्यूशन ऑफ H2 गैस। ठीक है,
जो जिंक क्लोराइड है उसको बनाने के लिए हमें जिंक चाहिए और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मेटेलिक जिंक के साथ हीट करते हैं तो हमारा जिंक क्लोराइड मिलता है, ठीक है, जिसमें कि H2 गैस जो है वो इवॉल्व हो जाती है, यानी रिमूव आउट हो जाती है। नेक्स्ट है जिंक क्लोराइड का डिस्क्रिप्शन। फर्स्ट पॉइंट है व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में होता है जिंक क्लोराइड, ऑर्डरलेस होता है। थर्ड पॉइंट है डेलिक्विसेंट इन नेचर, जो जिंक क्लोराइड है वो डेलिक्विसेंट इन नेचर यानी कि एयर के कांटेक्ट में आकर ये मेल्ट होने लगता है। लास्ट पॉइंट है सॉल्युबल इन इथेनॉल एंड ग्लिसरीन, जो जिंक क्लोराइड है वो इथेनॉल और ग्लिसरीन दोनों में सॉल्युबलाइज होता है। स्टोरेज कंडीशन कैसी होनी चाहिए इसकी? इट शुड बी स्टोर्ड इन अ टाइटली क्लोज कंटेनर एंड नॉन मेटेलिक कंटेनर। जो जिंक क्लोराइड है उसको हमें टाइटली क्लोज कंटेनर, ठीक से बंद पात्र में स्टोर करना चाहिए और नॉन मेटेलिक कंटेनर यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है जिंक क्लोराइड के यूजेस। फर्स्ट यूज है इट इज यूज्ड एज गुड एस्ट्रिंजेंट व्हेन यूज्ड टॉपिकली। जब हम जिंक क्लोराइड को टॉपिकली यूज करते हैं तो वो एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी शो करता है। सेकेंड पॉइंट है यूजेस में 10% सॉल्यूशन टू बी अप्लाइड ऑन द टीथ एज डिसेंसिटाइजिंग एजेंट्स। जो जिंक क्लोराइड का 10% सॉल्यूशन है, अगर हम उसको टीथ पर अप्लाई करते हैं तो वो डिसेंसिटाइजिंग एजेंट्स की तरह वर्क करता है। नेक्स्ट कंपाउंड है सिल्वर नाइट्रेट, दैट इज AgNO3। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 170 ग्राम पर मोल है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन सिल्वर नाइट्रेट की, सिल्वर नाइट्रेट इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ हॉट कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड दैट इज HNO3 on silver metals. The solution is heated to dryness till silver nitrate is formed. ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्या है कि जो आपका नाइट्रिक एसिड है, ठीक है, नाइट्रिक एसिड को जब हम सिल्वर मेटल्स के साथ ट्रीट कराते हैं और उसको हीट करते हैं ड्राई होने तक, तो हमारा सिल्वर नाइट्रेट फॉर्म होता है। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्या है कि सिल्वर नाइट्रेट को अगर हम नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं और उसे हीट करते हैं ड्राई होने तक, ठीक है, तो सिल्वर नाइट्रेट फॉर्म होता है। नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन है, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में होता है और कलरलेस क्रिस्टल्स के फॉर्म में होता है सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, ऑर्डरलेस होता है, कोई इसका ऑर्डर नहीं होता, और इसका जो टेस्ट होता है वो बिटर टेस्ट होता है। सॉल्युबिलिटी में है हाईली सॉल्युबल इन वाटर, मोर सॉल्युबल इन बॉइलिंग वाटर एंड ऑल्सो इन एल्कोहल। ठीक है, तो जो वाटर में है वो वाटर में ज़्यादा सॉल्युबलाइज है, बॉइलिंग वाटर में ज़्यादा सॉल्युबलाइज होता है और एल्कोहल में भी ज़्यादा सॉल्युबलाइज होता है। ठीक है, ये आपका सिल्वर नाइट्रेट का डिस्क्रिप्शन था और मेथड ऑफ प्रिपरेशन। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। फर्स्ट प्रॉपर्टी है व्हेन हीटेड इट मेल्ट एट 212 डिग्री सेल्सियस टू अ येलोइश लिक्विड। ठीक है, जब सिल्वर नाइट्रेट को हीट किया जाता है तो ये 212 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर मेल्ट होता है। ठीक है, और येलोइश लिक्विड बन जाता है। ठीक है, जो सिल्वर नाइट्रेट है उसको अगर हम 212 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं तो वो मेल्ट होने लगता है और येलोइश लिक्विड बन जाता है। उस येलोइश लिक्विड को अगर हम रेड हीट करते हैं, लाल गर्म करते हैं, तो वो डिकम्पोज होने लगता है किस किस में, सिल्वर मेटल्स में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है कि जो सिल्वर नाइट्रेट है वो सिल्वर नाइट्रेट 212 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाता है और येलोइश लिक्विड बन जाता है। उस येलोइश लिक्विड को अगर हम रेड हीट करते हैं, लाल गर्म करते हैं, तो लाल गर्म होने से वो डिकम्पोज होने लगता है। किस किस में डिकम्पोज होगा सिल्वर नाइट्रेट? फिर सिल्वर मेटल्स में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में। सेकंड पॉइंट है कि जब सिल्वर नाइट्रेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ट्रीट किया जाता है तो हमें वाइट कर्डी प्रेसिपिटेट मिलता है, किसका? सिल्वर क्लोराइड का। तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि सिल्वर नाइट्रेट में जो सिल्वर के आयंस होते हैं, ठीक है, जो सिल्वर के आयंस होते हैं वो हाइड्रोक्लोरिक में Cl, ठीक है, जो सिल्वर नाइट्रेट में Ag और हाइड्रोक्लोरिक में Cl, तो इसके सिल्वर के आयंस उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड Cl से रिएक्ट कर सिल्वर क्लोराइड का वाइट प्रेसिपिटेट देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है
सिल्वर नाइट्रेट को अगर हम एल्कलीज के साथ ट्रीट करते हैं या अमोनिया सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है, ऑन रिएक्शन विद अमोनियम सॉल्यूशन, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो जो सिल्वर नाइट्रेट है उस सिल्वर नाइट्रेट को अगर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं तो सिल्वर ऑक्साइड का हमें ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलता है, ठीक है। अगर हम सिल्वर नाइट्रेट को अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें सिल्वर ऑक्साइड का ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है केमिकल प्रॉपर्टीज में, सिल्वर नाइट्रेट को जब हम सोडियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें सिल्वर कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट मिलता है, ठीक है। जो सिल्वर नाइट्रेट है, अगर सिल्वर नाइट्रेट को हम सोडियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें सिल्वर कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट मिलता है। और अगर हम इसी सिल्वर कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट को बॉईल कर देते हैं, ठीक है, जो सिल्वर कार्बोनेट है नीचे रिएक्शन में Ag2CO3, ठीक है, जो सिल्वर कार्बोनेट है अगर हम इसको बॉईल कर देते हैं तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है, निकल जाती है और जो सिल्वर ऑक्साइड है उसका प्रेसिपिटेट मिल जाता है। लास्ट प्रॉपर्टी है केमिकल प्रॉपर्टी की, जो सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3 है, अगर हम उसको अमोनियम थायोसाइनेट के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें सिल्वर थायोसाइनेट का रेडिश येलो प्रेसिपिटेट मिलता है, ठीक है। जो सिल्वर नाइट्रेट है, अगर हम सिल्वर नाइट्रेट को अमोनियम थायोसाइनेट के साथ ट्रीट करते हैं तो सिल्वर थायोसाइनेट का रेडिश येलो प्रेसिपिटेट मिलता है। ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं सिल्वर नाइट्रेट की। नेक्स्ट है सिल्वर नाइट्रेट का स्टोरेज कंडीशन। इट इज स्टोर्ड इन अ एम्बर्ड कलर्ड बॉटल इन अ कूल एंड डार्क प्लेस। जो सिल्वर नाइट्रेट है उसे हमें अंबर कलर की बॉटल में स्टोर करना चाहिए और उसे ठंडे और डार्क एरिया में स्टोर करना चाहिए। नेक्स्ट है उसके यूजेस सिल्वर नाइट्रेट के। इट इज़ यूज्ड एज एस्ट्रिंजेंट एंड जर्मिसाइड्स। तो जो सिल्वर नाइट्रेट है उसको हम एस्ट्रिंजेंट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और जर्मिसाइड यानी जर्म्स के अगेंस्ट में काम करने वाले, ठीक है। तो जो जर्म्स को किल करते हैं वो हम कहते हैं जर्मिसाइड्स। और एंटीसेप्टिक की तरह भी सिल्वर नाइट्रेट काम करता है। और जो सिल्वर नाइट्रेट है उसको हम बर्न स्किन यूज टू अप्लाई ऑन बर्न स्किन, मतलब जली हुई त्वचा पर भी सिल्वर नाइट्रेट को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 1% सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज यूज्ड एज आई वॉशेस। जो सिल्वर नाइट्रेट का अगर हम 1% सॉल्यूशन बना लेते हैं तो 1% सॉल्यूशन बनाने से क्या होगा कि उस 1% सॉल्यूशन को, सिल्वर नाइट्रेट के 1% सॉल्यूशन को हम आँखों को धोने के लिए यूज़ कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है इट इज़ यूज्ड इन लेबोरेटरी फॉर द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ हेलोजन लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। जो सिल्वर नाइट्रेट है उसको हम लेबोरेटरी में भी यूज़ कर सकते हैं हेलोजन को आइडेंटिफाई करने के लिए। हेलोजन जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब को आइडेंटिफाई करने के लिए हम सिल्वर नाइट्रेट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिल्वर नाइट्रेट आपका कंप्लीट। नेक्स्ट कंपाउंड है आयोडीन, ठीक है। तो आयोडीन को हम कैसे एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे? आयोडीन जो होता है वो सी वाटर यानी समुद्री पानी में आयोडीन के लवणों में घुला रहता है, ठीक है। जो समुद्री वाटर होता है, सी वाटर होता है, उसमें आयोडीन जो होता है वो लवणों के रूप में घुला रहता है। और जो समुद्र के आसपास जो घास होती है, ठीक है, वो घास क्या करती है, उस आयोडीन को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इसको हम एक्सट्रैक्ट आउट कैसे करेंगे कि जो घास उस आयोडीन को एब्जॉर्ब कर रही है तो उस घास को हम वहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। समुद्र के किनारे जो घास है वो आयोडीन को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो हम उस घास को वहाँ से निकाल लेंगे और उसे सुखा लेंगे, ठीक है। सुखाकर जब हम उसे जला देते हैं, ठीक है, तो जो उसकी जो राख होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं कैल्प, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, समुद्री पानी में जो आयोडीन होता है वो घुला रहता है और जो समुद्र के आसपास जो ग्रास है, जो घास है, वो आयोडीन को वहाँ से एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। तो उस घास को हम वहाँ से निकाल कर उसे सुखाकर अगर जला देते हैं तो उस जली हुई राख को हम कहते हैं कैल्प,
ठीक है, जिसे हम इकट्ठा कर कर उसको निष्कर्षण कर लेते हैं उसका, ठीक है। और इस निष्कर्षण को हम लोग शुद्ध कैसे करेंगे, इसमें से सॉल्युबल सोडियम, ठीक है, इसमें से जो भी सॉल्युबल सोडियम है और पोटेशियम आयोडाइड है उस सबको सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। इन सबको सेपरेट कर लिया, फिर उसके बाद उसमें हम ऐड करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड हमने उसमें ऐड किया, जिससे ऐड करने से क्या होगा कि उसमें से थायोसल्फेट और सल्फाइड के आयंस जो होंगे वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड के ऐड करने से क्या हुआ कि जितने भी थायोसल्फेट के आयंस होंगे या सल्फाइड के आयंस होंगे वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम उस लिक्विड को फिल्टर कर लेंगे, छान लेंगे। छानने के बाद उसमें हम ऐड करेंगे मैग्नीज ऑक्साइड, ठीक है। मैग्नीज ऑक्साइड ऐड करने के बाद हमें आयोडीन के क्रिस्टल्स मिल जाते हैं, ठीक है। ये आयोडीन की एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन है आयोडीन की। सबसे पहले हमने क्या किया कि जो समुद्री पानी है उसमें आयोडीन जो होता है वो लवणों के रूप में घुला रहता है, और जो समुद्र के किनारे जो घास होती है, जो ग्रास होती है, वो उस आयोडीन को एब्जॉर्ब कर लेती है। हमें क्या करना है, उस घास को निकाल कर वहाँ से उसे सुखाकर जलाना है, उसे हम कहते हैं कैल्प, ठीक है। उस कैल्प को हमने क्या किया कि वाटर में उसको डिज़ोल्व कराया। डिज़ोल्व कराने से क्या हुआ, उसमें से जो भी सोडियम के आयंस होंगे या पोटेशियम आयोडाइड के आयंस होंगे उन सबको सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। सेपरेट होने के साथ साथ फिर हम उसमें ऐड करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने के साथ साथ क्या होता है कि जो थायोसल्फेट और सल्फाइड के आयंस होते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे सेटल डाउन होने के बाद उस लिक्विड को हम फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर करने के बाद उसमें हम ऐड करेंगे मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठीक है। मैग्नीज डाइऑक्साइड ऐड करने या मैग्नीज ऑक्साइड को ऐड करने के साथ साथ हमें आयोडीन के क्रिस्टल्स मिल जाते हैं, ठीक है। ये केमिकल रिएक्शन आपको मेंशन करनी है, और जो मैंने बताया वो चीज़ आप मेंशन कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टीज़। जो आयोडीन होता है वो हैवी होता है, ब्लूइश ब्लैक पैलेट्स और ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में होता है आयोडीन, और इसका मेटेलिक टेस्ट होता है। अगर टेम्परेचर इसका थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो ये मेल्ट होने लगता है, और ये वाटर में इंसॉल्युबल होता है, लेकिन अल्कोहल में ये सॉल्युबलाइज होता है, फ्रीली सॉल्युबल इन क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म में आसानी से ये घुल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आयोडीन की केमिकल प्रॉपर्टीज। इट रिएक्ट्स विद सम नॉन मेटल एंड मेटल्स। जब आयोडीन जो है मेटल्स के साथ भी रिएक्ट कर सकती है और नॉन मेटल्स के साथ भी रिएक्ट कर सकती है। जैसे फर्स्ट है 2p। 2p क्या है यहाँ पे, फॉस्फोरस, ठीक है। तो फॉस्फोरस के साथ जब आयोडीन रिएक्ट करती है तो फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड बना देती है। वहीं ये हो गया आपका नॉन मेटल, और वहीं मेटल के साथ अगर रिएक्ट करती है ये आयोडीन, अगर आयरन के साथ रिएक्ट करती है तो आयरन आयोडाइड बनाती है, ठीक है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ये मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ दोनों के साथ रिएक्ट कर सकती है आयोडीन। सेकंड है रिड्यूसिंग एजेंट्स रिएक्ट्स विद aqueous solution of iodine solution and gets oxidized। अगर आयोडीन का एक्वस सॉल्यूशन हम को रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। जैसे फर्स्ट है आर्सेनियस एसिड, जो कि रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट को हमने आयोडीन के साथ रिएक्ट कराया तो हाइड्रो आयोडिक एसिड में कन्वर्ट हुआ और आर्सेनिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। सेकंड क्या है कि अगर हमने हाइड्रोजन सल्फाइड को, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड को आयोडीन के साथ रिएक्ट कराया तो हाइड्रो आयोडिक एसिड मिल जाता है और सल्फर। थर्ड प्रॉपर्टी है सोडियम थायोसल्फेट इज रिएक्ट विद आयोडीन टू फॉर्म अ सोडियम आयोडाइड एंड सोडियम टेट्राथायोनेट, ठीक है। तो जब आयोडीन सोडियम थायोसल्फेट के साथ रिएक्ट करती है तो सोडियम टेट्राथियोनेट बनाती है और सोडियम आयोडाइड बनाती है, ठीक है। ये सभी आपके, ये आर्सेनियस एसिड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है और सोडियम थायोसल्फेट है, ये सभी आपके रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज है आयोडीन की
Iodine reacts with alkalis to form an iodide and iodide especially when heated. इसमें पॉइंट क्या कह रहा है ये कि जो आयोडीन है, आयोडीन को अगर हम एल्कली यहाँ पे हमने लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो जो आयोडीन है उसे अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें सोडियम आयोडाइड और सोडियम आयोडेट, ठीक है, आयोडाइड और आयोडेट दोनों ही मिलते हैं, ठीक है। जो आयोडीन है, आयोडीन को अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं और उसे हीट करते हैं तो हमें सोडियम आयोडाइड और सोडियम आयोडेट दोनों के ही मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पोटेशियम आयोडाइड डिसॉल्व लार्ज क्वांटिटीज ऑफ आयोडीन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ I3 आयंस, ठीक है। तो जो पोटेशियम आयोडाइड है, उस पोटेशियम आयोडाइड को अगर हम ज़्यादा मात्रा में, मतलब लार्ज क्वांटिटीज ऑफ आयोडीन की ज़्यादा क्वांटिटी में अगर हम पोटेशियम आयोडाइड को डिसॉल्व कराते हैं तो हमें ट्राई आयोडाइड, पोटेशियम ट्राई आयोडाइड के आयंस प्राप्त होते हैं, ठीक है। ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज थी आयोडीन की। नेक्स्ट है उसकी स्टोरेज कंडीशन। तो स्टोरेज कंडीशन कैसी होनी चाहिए आयोडीन की? आयोडीन इज स्टोर्ड इन एम्बर्ड कलर बॉटल विद अ टाइटली ग्लास स्टॉपर्ड और अर्थनवेयर कंटेनर एंड कैप्ड इन अ कूल प्लेस। जो आयोडीन है, आयोडीन को हमें एम्बर्ड कलर बॉटल में स्टोर करना चाहिए, टाइटली उसका मतलब जो स्टॉपर है उसका वो टाइट होना चाहिए, और इसको हम अर्थनवेयर कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं, और इसको हमें ठंडे स्थान पर रखना चाहिए। नेक्स्ट इसके यूजेस हैं, आयोडीन इज यूज्ड एज एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स एंड एंटीसेप्टिक। जो आयोडीन है वो फर्स्ट एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स की तरह वर्क करता है और एंटीसेप्टिक की तरह वर्क करता है, ठीक है। एंटी माइक्रोबियल और एंटीसेप्टिक में लास्ट वीडियोस में ही डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है इफेक्टिव इन प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। जो आयोडीन है, आयोडीन को हम वाटर को प्योरीफाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है 2% एक्वा सॉल्यूशन में बी अप्लाइड ऑन ओपन बाउंड्स। जो आयोडीन है, आयोडीन का अगर हम 2% सॉल्यूशन बना लेते हैं, 2% एक्वा सॉल्यूशन बना लेते हैं तो उसको हम ओपन बाउंड्स पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक यूज़ और है आयोडीन का, आयोडीन को हम गोइटर में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। गोइटर क्या है? एक डिजीज़ होती है जिसमें आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उस केस में हम लोग आयोडीन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा हाइड्रोजन परऑक्साइड, दैट इज H2O2। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्या है? इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अ पेस्ट ऑफ बेरियम परऑक्साइड इन आइस कोल्ड वाटर to a calculate quantity of ice cold dilute H2SO4, that is sulfuric acid. The insoluble barium sulfate is filtered off. इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो बेरियम परऑक्साइड का पेस्ट है उसको हम ठंडे बर्फ़ के पानी में ऐड करेंगे, ठीक है। ठंडे बर्फ़ के पानी में हमने उसको ऐड किया, फिर उस सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे कि कैलकुलेट क्वांटिटी में आइस कोल्ड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, ठंडा बर्फ़ का सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें हम उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो उसमें से जो बेरियम सल्फेट जो कि इंसॉल्युबल होता है उसको हम फिल्टर कर लेंगे, तो जो बेरियम सल्फेट है उसका प्रेसिपिटेट मिल जाएगा और हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है वो फिल्टर आउट हो जाएगा, ठीक है। ये इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। नेक्स्ट है इसका डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट पॉइंट है कलरलेस ऑर्डरलेस लिक्विड, ठीक है। इसका हाइड्रोजन परऑक्साइड का कोई कलर नहीं होता और ऑर्डरलेस होता है, कोई इसकी स्मेल नहीं होती, लिक्विड के फॉर्म में होता है, और इसका जो टेस्ट होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है डिकम्पोज इन कॉन्टैक्ट विथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे एग्जांपल है एक पोटेशियम परमैंगनेट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के कांटेक्ट में आने पर ये डिकम्पोज होने लगता है। लास्ट पॉइंट है इट ऑल्सो डिकम्पोज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अगर हम इसके टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो ये तब भी डिकम्पोज होने लगता है, ठीक है। ये इसका डिस्क्रिप्शन हो गया। नेक्स्ट है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट है क्लास एज अ रिड्यूसिंग एजेंट्स। रिड्यूसिंग एजेंट के अंदर एक फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, इट रिड्यूसेस सिल्वर ऑक्साइड टू सिल्वर।
तो ये सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर कर सिल्वर को सेपरेट कर देता है। ठीक है, जो सिल्वर ऑक्साइड है सिल्वर ऑक्साइड को सिल्वर में रिड्यूस कर देता है जब ये हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में यही कह रहा है कि जो इट रिड्यूस सिल्वर ऑक्साइड टू सिल्वर। तो जो सिल्वर ऑक्साइड है, सिल्वर ऑक्साइड अगर हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो सिल्वर को रिड्यूस करता है। ठीक है, ऑक्सीजन गैस इसमें से रिमूव हो जाती है, वाटर भी रिमूव हो जाता है। बी पॉइंट है एज रिड्यूसिंग एजेंट्स में इट रिड्यूस पोटेशियम फेरिसाइनाइड टू पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है, हाइड्रोजन परऑक्साइड अगर पोटेशियम फेरिसाइनाइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो पोटेशियम फेरिसाइनाइड के आयंस जो होते हैं वो फेरिक आयंस को फेरोसाइनाइड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जब हाइड्रोजन परऑक्साइड पोटेशियम फेरिसाइनाइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो पोटेशियम फेरिसाइनाइड को पोटेशियम फेरोसाइनाइड में कन्वर्ट कर देता है। सेकंड क्लास है केमिकल प्रॉपर्टीज़ में एज रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है कि जब हाइड्रोजन परऑक्साइड लेड सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो लेड सल्फेट बना देता है। ठीक है, जब हाइड्रोजन परऑक्साइड लेड सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है तो जो सल्फाइड के आयंस हैं उनको सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है। सेकेंड प्रॉपर्टी है सोडियम आर्सेनाइड। ठीक है, और आर्सेनाइड ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है। तो जब हाइड्रोजन परऑक्साइड सोडियम आर्सेनाइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो सोडियम जो आर्सेनाइड के आयंस हैं उनको आर्सेनेट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड अगर सोडियम आर्सेनाइड से रिएक्ट करता है तो सोडियम आर्सेनेट बनाता है। थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर हाइड्रोजन परऑक्साइड पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करता है तो जो आयोडाइड के आयंस होते हैं वो आयोडीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास है जब हाइड्रोजन परऑक्साइड सोडियम सल्फाइड दैट इज NaSO3। ठीक है, सोडियम सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है हाइड्रोजन परऑक्साइड तो जो सल्फाइड के आयंस हैं वो सल्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं सारी। नेक्स्ट है हाइड्रोजन परऑक्साइड की इनकम्पेटिबिलिटी। जो हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे पोटेशियम परमैंगनेट के साथ इनकम्पेटिबल होता है और ये ऑर्गेनिक मैटर्स के साथ इनकम्पेटिबल होता है, एल्कलीज के साथ इनकम्पेटिबल होता है और आयोडाइड के साथ भी इनकम्पेटिबल होता है। मेन जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ इनकम्पेटिबल होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का एग्जांपल है पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, स्टोरेज कंडीशन कैसी होनी चाहिए इसकी? इट शुड बी स्टोर्ड इन एम्बर्ड कलर्ड बॉटल। जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है उसको हमें एम्बर्ड कलर की बॉटल में स्टोर करना चाहिए। यूजेस क्या है इसके हाइड्रोजन परऑक्साइड के? हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ होता है। ठीक है, डिओड्रेंट्स यानी कि जो स्मेल है बॉडी से अगर आती है तो उसको भी रिमूव आउट करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं और इसका ब्लीचिंग एक्शन भी होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है यूज़फुल फॉर रिमूविंग डेड सेल्स। जो डेड सेल्स होती हैं उनको रिमूव करने के लिए भी हम हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है डाइल्यूट सॉल्यूशन इज़ यूज फॉर गार्गल्स, माउथ वॉशेस और फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन ऑफ थ्रोट। अगर हम हाइड्रोजन परऑक्साइड का डाइल्यूट सॉल्यूशन बना लें तो उस डाइल्यूट सॉल्यूशन को हम गार्गल करने के लिए, गरारे करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, माउथ वॉशेस में यूज़ कर सकते हैं और जो थ्रोट में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके ट्रीटमेंट में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। थैंक यू।